सबसे पहले चलते हैं प्रसाद सर के पास में। प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं सर। प्रसाद कुशे जी equitytrends.com उनकी फर्म है और देश के बड़े जाने माने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। प्रसाद सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस शो वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच एलेक्स, नाइस टू बी बैक विद यू। बहुत शुभकामनाएं इस नए शिखर की, इस नए रिकॉर्ड की जो निफ्टी ने बनाया है। आप काफी समय से बुलिश रहे हैं और आप तो एक लॉन्ग टर्म बुलिश वैसे भी आप कहते हैं कि, और ज्यादातर आप जो चीजें बताते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेगेसी शेयर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए आप कहते हैं। जो मुझे याद है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे शेयर्स जिनको कि लेकर के आप बच्चों और नाती पोतों के लिए लेकर के रख सकते हैं और इतना ह्यूज प्रॉफिट भी वो देते हैं आगे चल करके। उस तरीके के एसेट्स, उस तरीके का पावर पैक पोर्टफोलियो हम आपके साथ में बनाते हैं। अभी जब आप रिकॉर्ड लेवल्स पे निफ्टी को देखते हैं तो कैसा लग रहा है? एलेक्स जी, ओवरऑल जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज है और ट्रेडिंग मैं कहूँगा कि मोमेंटम है वो बुलिश ही है। हालांकि अभी जो निफ्टी 15,800 पे चल रहा है, तो ये अभी का जो रैली है वो शुरू हुआ है 14,151 से, यानी लगभग एक 1600 पॉइंट, 1550-1600 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना संभव होता है। दूसरी बात, जो प्रॉफिट बुकिंग का इसका रीजन है वो है 15,800 और दूसरा है इसका जो लेवल है वो है करीब 16,027। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आपके पास जो कुछ भी स्टॉक्स है वो। और प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज हेल्दी। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का टॉप होगा या अच्छा खासा मंदी में जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो भी 16,000 से 15,300, 15,000 तक आने की संभावना बनती है। जी, तो प्रसाद सर ये कह रहे हैं कि ये पेड़ में फल लग रहे हैं और अच्छा फल दे रहा है ये बाजार, शेयर बाजार का जो आपका पेड़ है उसमें से कुछ फल निकाल करके रखना शुरू कर लीजिए। जो पक रहे हैं, जो बढ़ गए हैं, उनको रखिए अपने घर में, अपनी टोकरी में रख करके उस फलों को अलग ले जाइए। पेड़ के लिए डरने की जरूरत नहीं है, पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, उसमें पानी खाद देते रहिए, उसको और बढ़ने दीजिए। अभी और फल देगा, लेकिन जो फल अभी ऑलरेडी लग चुके हैं उनको कम से कम अब आप घर ले जाइए, क्योंकि बाजार कई बार फंसा देता है या परेशान। और आप आए क्यों हैं बाजार में, काम क्यों कर रहे हैं? मुनाफा कमाने के लिए। मुनाफा आ रहा है, दिख रहा है। ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा, ओवरऑल में बढ़ेगा, लेकिन जब जब आ रहा है तो उसको लेते भी जाइए, घर लेते जाइए। ये कह रहे हैं प्रसाद सर, धीरे धीरे इसके अंदर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। ठीक है प्रसाद सर, सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो पे बात करें। कोई नई चीज उसके अंदर में ऐड कर रहे हैं या हम उसी का अपडेट एक बार देख लें? नहीं, मैंने अभी कुछ नया ऐड नहीं किया है। आपको अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो अपडेट के लिए। जी, वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं बीएफ यूटिलिटीज के लिए। जी हाँ, बीएफ यूटिलिटी थोड़ा बढ़ गया। हमने कितना 280 से रेकमेंड कर रहे हैं, 280 300 से रेकमेंड कर रहे हैं। अभी 473 गया था आज, अभी 428 है। जिनके पास है वो होल्ड करे। कल मंडे को इसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट कुछ खास नहीं रहेगा। फिर भी ओवरऑल जिस रीजन से हमने रेकमेंड किया था वो अभी तक रीजन अनफोल्ड नहीं हुआ है। तो रिजल्ट की वजह से तो नहीं लिया था, और रिजल्ट भी ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नो ग्रेट फायरवर्क्स इन द रिजल्ट, ना तो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा शेयर पे। हाँ, थोड़ा करेक्शन आ सकता है बिकॉज द स्टॉक हैज गॉन अप फ्रॉम रफली 230 टू 470, दैट इज अराउंड 250 रुपीज का राइज हो चुका है। थोड़ा करेक्शन आएगा इसमें। जिनको ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बेचो और नीचे लो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सी दैट यू बाय बैक द स्टॉक ऑन डिक्लाइन, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है इसको। ठीक है सर, अब जब आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मैं अभी क्या करूं? मैंने, क्योंकि आपने जो दिए थे वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास या उससे भी शायद नीचे दिए थे आपने, 307 या 308 के आसपास जब चल रहा था। और कुछ एक सवाल कल परसों भी कुछ दर्शकों ने पूछा था कि उन्होंने 311-12 के आसपास जब एंट्री ली थी, और अभी ये 450, 450 के लेवल्स तक गया है। 474 का हाई आज भी दिखा रहा है।
100 शेयर्स अगर मेरे पास हैं बीएफ यूटिलिटीज के 310 के आसपास के मान लीजिए, तो मैं अभी क्या करूं? पहली तो ये बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इत्मीनान से बने रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और शांति से बने रहे। ट्रेडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि आपका जो पेशेंस रहता है, पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन द मार्केट, तो वो पेशेंस खत्म हो जाता है। आपको आदत लगता है हर टाइम पे आप ट्रेड करो, हर टाइम पे मुनाफा घर लेके जाओ, तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। वो बोलने को ठीक है, लेकिन ज्यादा करके वो ट्रेडिंग में नुकसान ही होगा, और खास करके इफ यू आर नॉट एबल टू कट योर लॉसेस फास्ट। तो मैं सजेस्ट ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ट्रेडिंग शुरू करें। जो इन्वेस्टर है उसका सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ जो रहता है वो रहता है एक पेशेंस और दूसरा नॉलेज। ये दो चीज से आप पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होना चाहिए। फिर भी जो लोग ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं वो लोग 100 शेयर है तो 25 शेयर 50 शेयर बेच के 30-40 रुपए नीचे मिल सकता है, तो अच्छा है। तो भी जो कुछ भी मिलता है ले लीजिए, ज्यादा उसमें प्रॉफिट की गुंजाइश मत कीजिए। इसके लिए आपको एक एबिलिटी होना चाहिए कि पैनिक बाइंग जब भी होता है, जैसे आज सुबह था तभी थोड़ा बेचने का और फिर एंड ऑफ द डे में आप कवर करो। जी प्रसाद सर, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल या आप ही के पोर्टफोलियो का ही अपडेट है, और हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं एचसीसी के बारे में। वो भी काफी अच्छा मूवमेंट अभी दिखा रहा है, आज 1170 के आसपास गया है, आपने दिया था हमें। ये स्टॉक थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग स्टोरी है, डेट रेजोल्यूशन वगैरह हो रहा है। मैंने डिस्कस किया था आपके चैनल पे डिटेल में। स्टॉक थोड़ा स्लो होंगे क्योंकि इसका सर्किट लिमिट ही 5% है, तो 5% के ऊपर इसका मूवमेंट अभी नहीं होता है। और अभी थोड़ा चल चुका है, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। ये स्टॉक वापस अगर आपको 10, सवा 10, साढ़े 10 के आसपास मिलता है तो जरूर खरीदने का है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और मेरे हिसाब से ये अगस्त एंड तक 16.5 के ऊपर जाएगा, तभी इसका नया तेजी बनता है। ये इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट है। 16.5 इज अ टाइम एंड प्राइस टारगेट, इट हैज टू अचीव बाय अगस्त एंड 2021। वो होता है तभी और तेजी दिखाई देगी आपको ये स्टॉक। फिलहाल थोड़ा मुझे लगता है स्टॉक करेक्शन में वापस 10, सवा 10, साढ़े 10 आ सकते। तो ये कहना है प्रसाद सर का कि माइनर करेक्शन, माइनर मूवमेंट्स होते रहेंगे। ये सारी कॉल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कॉल्स हैं। एक आपका पावर पैक पोर्टफोलियो है जो प्रसाद कुशेसर के साथ में हमने बनाया है। इस सेगमेंट का ही नाम ही है प्रसाद कुशेसर के साथ में पावर पैक पोर्टफोलियो। पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे, जिस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप कुछ एक शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रख करके और थोड़ी सी लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखिए, और ये बहुत लंबी अवधि भी शायद इन सब में नहीं है और या जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार ये इतनी तेजी से चल जाते हैं कि प्रसाद सर तो थोड़ा लंबे टारगेट्स या आउटलुक देते हैं, लेकिन वो टारगेट्स जल्दी अचीव हो जाते हैं। अक्सर ये देखा, जैसे अभी हमने बीएफ यूटिलिटीज में भी देखा, तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि पहला टारगेट जो उन्होंने दिया था प्रसाद सर ने, वो 450 का था, वो भी अचीव हो चुका है। लेकिन प्रसाद सर ने हमेशा ये कहा है कि ये और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लेकिन ये दोनों के लिए व्यू होता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं, मिड टर्म में काम करना चाहते हैं, तो भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में करते हैं तो और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ये कहना है प्रसाद सर का। और ये एचसीसी और ये आपने बीएफ यूटिलिटीज में, ठीक है। सर आपने इंगरसोल रैंड दिया था एक। जी हाँ एलेक्स जी, ये हमने बाय कॉल 725 या 735 में दिया था, ये आपके चैनल पे आपके दर्शकों के लिए जी। और हम लोग ने भी तभी 700 700 में ही दिया है। अभी तक होल्ड कर रहे हैं, कुछ भी बेचा नहीं है। और जिन्होंने दिया है वो होल्ड करे। इसका टारगेट अभी तक ब्रेकआउट ही नहीं आया है। इसका ब्रेकआउट है 1125, यानी 1125 के ऊपर इसको जाने का है मेरे ख्याल से जून एंड 2022 तक। तो अभी और एक साल है इसको, ये चल चुका है स्टॉक, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। ये ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म का भी इसका टारगेट 1250 1600 का है, लेकिन मैं इसमें जिन्होंने लिया है उनको कहूंगा कि आप होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए।
ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ब्लू चिप स्टॉक है एंड द कंपनी इज डूइंग वेल। दूसरी बात ये बनती है कि दिस इज इट्स 100th ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो इस साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी आएगा और मेरे ख्याल से बोनस भी आ सकता है, क्योंकि आई थिंक द कंपनी डिक्लेयर्ड द बोनस, दिस इज अ वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी, और 1995 में बोनस दिया था लास्ट 1:1, एंड इन स्पैन ऑफ 1990 टू 1993 उन्होंने 3 बार 1:1 बोनस दिया था, which was all as good as a Colgate. So this being the 100th year of operation in India, so I think you should be getting a bonus also. तो मेरे ख्याल से ये जरूर होल्ड करें, इस प्राइस में भी, या थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता है तो भी लीजिए, और इसमें तो मैं ट्रेडिंग की राह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, और डेफिनेटली लेगेसी शेयर आप होल्ड कीजिए। ठीक, ये सलाह दी प्रसाद सर की। सर फिर एक और सवाल जो कि आपने भी शायद दिया था, विश्वजीत दास जी पूछ रहे हैं, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ गुजरात एल्कलाइड। हाँ जी, गुजरात अल्कली हमने 420 पे दिया था इस शो पे, बट जैसे मांगता है वैसे अभी तक तो चला नहीं है, और इसमें थोड़ा आपको एक लुकआउट करना पड़ेगा कि अगले 2 दिन इसके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। यानी मंडे तक ये स्टॉक अगर 457 के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट देगा तो ये 600 650 तक जाएगा, और मान लो नहीं निकलता है मंडे तक 457 के ऊपर नहीं जा सकता ये स्टॉक, तो ये स्टॉक वापस डाउनसाइड के आसपास चला जाएगा, और डाउनसाइड कितना होगा वो रफली 50 रुपया पकड़ लीजिए यहाँ से। तो आप पकड़ लीजिए 50 से 60 रुपये आप पकड़ लीजिए, तो रफली इसका डाउनसाइड का प्राइस वापस आ जाएगा करीब 380 390 तक आने की संभावना बनती है, और फिर वहां से वापस चलेगा। ये मंडे तक अगर ये स्टॉक 457 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो मुझे लगता है थोड़ा आप कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी भी इसमें मुनाफा हो रहा है, बट इट इज मैं तो कहूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट है। 420 में लिया था, अभी 430 चल रहा है, तो आप मंडे तक निकल जाइए और थोड़ा बहुत आपको नीचे मिलेगा 40-50 रुपया, 390 के आसपास, 400 के आसपास मिल जाएगा, तभी वापस री एंटर कीजिए, क्योंकि स्टॉक में एक अपमूव पेंडिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग अपमूव पेंडिंग, व्हिच विल टेक टू अराउंड 600-650 लेवल। ठीक है सर, एक अगला सवाल है आरती इंडस्ट्रीज पे। अंकित डिब्रीवाल जी का सवाल है, आरती इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू जानना चाहते हैं। नहीं एलेक्सी, ये स्टॉक में मेरा ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन गिव मी सम टाइम, क्योंकि स्टॉक में बहुत एप्रिसिएशन हो चुका है, तो अभी इनको क्या करने का है एलेक्सी? यू वांट टू बाय या होल्ड? इन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ यही पूछा है कि व्यू ऑन इन आरती इंडस्ट्रीज, आपका प्रसाद सर का व्यू ऑन दिस। ठीक है, इसको ले लेंगे थोड़ी देर में। सर आगे चलते हैं, अगला सवाल एक है यूटीआई एएमसी पे, विनोद गोगिया जी पूछना चाह रहे हैं। तो ये रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, बट चार्ट डेफिनेटली इज गुड, और एएमसी सेक्टर जो है, ओके, इज अ न्यू सेक्टर इन इंडिया, तो आई थिंक ये स्टॉक भी अच्छा करेगा उसकी वजह से, और यूटीआई का बैकिंग है, तो दे शुड बी गेटिंग मोबिलाइजिंग मोर फंड। हालांकि इसमें थोड़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में ये स्टॉक पीछे रह गया है यूटीआई एएमसी, तो इसका जो अपसाइड का टारगेट बनता है वो बन रहा है 935 के, मान लो ऊपर जाता है तो 1182-1581 तक है, बट है स्टॉक इज गुड, बाय एंड डिक्लाइन भी आप कर सकते हैं, और जिनके पास है होल्ड करें, ये टारगेट आपको देके जाएगा करीब 935, वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक साल के लिए इसको लेकर के रखा जा सकता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स अच्छे दे रहे हैं, तो इसका मतलब रखा जा सकता है, मैं मान लूं? नहीं, एक साल के लिए नहीं, क्योंकि इसमें 550 से अभी थोड़ा रेंज बढ़ चुका है। एक साल के लिए आपको लेने का है ना, तो थोड़ा करेक्शन में स्टॉक लीजिए,
तो क्या होता है कि आपका एक कुशन बन जाता है, आप डिक्लाइन पे खरीदते हो, उसके बाद तेजी चालू होता है। ये अभी रनअप हो चुका है ये स्टॉक में। तो इसका जो अपमूव है टेम्पररी जो चल रहा है, टेम्पररी नहीं, शॉर्ट टर्म का अपमूव मैं बोल रहा हूँ, नॉट लॉन्ग टर्म का। तो वो उसका कुछ समय सीमा रहता है, वो करीब 15 जुलाई तक अपमूव चालू रहेगा, 15 जुलाई दिस ईयर। जी। तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन देगा। तो 15 जुलाई तक आप देखिए 935 आएगा, और 935 के मान लो तो उधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद का टारगेट है 1180। ठीक। प्रसाद सर, इन जनरल भी एक बार बताइए, जैसे कल हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट जुड़े थे और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी सुझाई थी। उन्होंने कहा था कि इंट्राडे पे डिप जो आता है उसके अंदर में बाय करें और रखें लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू स्टॉक्स को, जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं उनको देख करके स्पॉट करके रखें, फिर उसके उसको वॉच करें और इंट्राडे में जब भी उसमें कोई भी एक डिप मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जब हम मान के चल रहे हैं या देख रहे हैं जिस तरीके से कि पूरा ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड बुलिश है, तो उसके अंदर में ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बाइंग के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अगर एक साल के लिए लेना है तो इसको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, थोड़ा इसके डिप का। क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि हम इंट्राडे में डिप्स को बाय करें और एक्यूमुलेट करें क्वालिटी स्टॉक्स? एलेक्स जी देखो, ये स्ट्रैटेजी तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आपका पोर्टफोलियो है वो इंट्राडे का डिप्स में नहीं लेने का, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसमें पैनिक भी ज्यादा लगता है। तो पैनिक ज्यादा का मतलब क्या है कि जब भी अभी कोरोना का पैनिक आया था पिछले साल मार्च में, तो वो तो इंट्राडे में डिप्स तो रोज ही आ रहे थे, और वो डिप क्या रोज ऑल टाइम लो पे बंद हो रहे थे। तो तभी का जो बाइंग रहता है वो बाइंग आप लेके होल्ड कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, तो वो आपको परसेंटेज रिटर्न देगा। और ऐसा स्टॉक लेने का जिसमें ग्रोथ हो और अपसाइड का मोमेंटम बना रहे। तो वो जो पैनिक रहता है तभी आपको इंट्राडे का डिप नहीं लेने का रहता है। दैट टाइम यू आर टू बी, पहले तो अपने पैरों पे खड़ा रहना पड़ता है, इतना नुकसान होता है उसके बावजूद। उसके बाद दूसरी बात, बॉटम तो समझता नहीं, 10,000 का बॉटम है, 11,000 का बॉटम है, 10.5 का है, 9.5 का है, तभी तो 7.5 गया था। तो वो लेने के बाद नीचे जाएगा ही। तो इंट्राडे तो भूल ही जाइए, उसमें वैसा पैनिक में आपको लेना है। उसको कहते हैं बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, और यू हैव टू बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग। यानी आप खड़े रहना मांगता है अपने पैरों के ऊपर विथ योर फंड इंटैक्ट, तभी आप वो स्टॉक जाके खरीद सकते हैं। तो तभी दूसरा कोई कोई भी बोलेगा नहीं आपको कि आप स्टॉक खरीदो। इंट्राडे का जो फॉल आता है वो आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें बड़ा कुछ ऐसा डिप मिलेगा। तो ये थोड़ा परसेप्शन वेरी होता है मेरे हिसाब जी। लेकिन सर, आप जो ब्लड बात कह रहे हैं, या जब व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर, जब वो वाला वो मौका आपको लगता है कि अभी बीच में या कुछ आगे कुछ दिनों के अंदर में देखने को मिल सकता है? से। एलेक्स जी होपफुली नहीं आए, लेकिन हर टाइम ऐसा मौका नहीं आता है जी। इतना काइंड ऑफ पैनिक। बट मुझे लगता है ये जो तेजी चल रहा है वो अनदर 6 मंथ्स 9 मंथ्स तो चलेगा, उसके आगे का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 6 महीना 9 महीना के ऊपर तो चलना मांगता है। 6 महीना 6 मंथ्स टू 9 मंथ, बिकॉज दिस ईयर द मानसून आर गुड, आई थिंक द अप ट्रेंड शुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। सर, एक सवाल ले लेते हैं। दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं तिरुमलाई केमिकल्स पे, एक बार चार्ट देख सकते हैं क्या? इनकी खरीद है, रेट तो नहीं पता, लेकिन इनके पास 100 शेयर्स हैं शायद, ये कह रहे हैं। अब पता नहीं इनका टाइम फ्रेम क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है द चार्ट इज गुड, आप होल्ड कर सकते हैं ये। इसको थोड़ा समय लगेगा, वापस उसका ऑल टाइम है वहां तक जाएगा 200-250 तक। और जो शॉर्ट टर्म फिर भी थोड़ा इंटरमीडिएट का ट्रेंड का अगर आप नजरिया देखें, तो इसमें इसका जो अपसाइड बनता है वो करीब 140 का पहला टारगेट था। उधर थोड़ा आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते वहां पे रुका है,
उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट इज 173 और 226। अगर आपको 226 मिलता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करें, नहीं तो 173 पर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ठीक है दीपक जी, ये आपके लिए राय आती हुई प्रसाद सर की तिरुमलाई केमिकल्स पे। कुछ सवाल जो कुछ दर्शकों को लग सकता है कि हम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक एक सवाल लेते हैं, 101% हमारी गारंटी कि हम सारे सवालों के जवाब लेते हैं। कभी ये हो सकता है कि शायद आपने सवाल अभी पूछा और उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हम उस सवाल को उस पे रिव्यू ले चुके हैं ऑलरेडी। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ एक सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि अभी हम प्रसाद सर से ही डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रसाद सर के ही दिए हुए कुछ एक शेयर्स हैं BF यूटिलिटीज या तो इस तरीके के आप उन शेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा इसको स्लाइड करके अगर आप वीडियो को पीछे ले जा करके देखेंगे तो आपको वो व्यू मिल जाएगा। सिर्फ आप के पूछने के बाद नहीं, हमने आपके पूछने से पहले शायद वो सवाल ले लिया होगा, तो इसलिए उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। हम सवाल मिस करने, हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी सवाल मिस ना हो। प्रसाद सर, एक सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं बजाज हिंदुस्तान पे। अभी फिलहाल शुगर स्टॉक्स आर डूइंग वेल, तो ये भी स्टॉक मेरे ख्याल से 3 रुपए से 15 रुपया हो गया है। इसका ऑल टाइम लो अभी अभी था, तो पता नहीं 2.50 था, बट इसका फंडामेंटल आपको देखना पड़ेगा। चार्ट में ठीक ठाक है, लेकिन देखो ऐसा होता है, चार्ट के हिसाब से आप एंट्री करो तो चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको एग्जिट भी करना पड़ता है। आपको कोई स्टॉप लॉस बता दे तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो क्या होता है कि आप चार्ट के हिसाब से एंट्री कर लेते हो और चार्ट के हिसाब से एग्जिट करना भूल जाते हो, तो फिर ये थोड़ा इश्यू बन जाता है। जैसा आप मान लो एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे कि आपने एंट्री तो कर लिया लेकिन स्टॉप लॉस तो एग्जीक्यूट करने को नहीं आता है, तो इसलिए आप ऊपर में एंट्री करके फंस जाते हो। तो ये 1575 का एक इसका थोड़ा बहुत टारगेट बनता है। मुझे नहीं पता ये इसका फंडामेंटल्स क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा, बट ऑन द एट द प्रेजेंट मोमेंट तो नहीं है आइडिया, लेकिन स्टॉक काफी कंपनी काफी लॉस में चल रहा था, तो इसके वजह से ये बहुत बहुत मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट बीटन डाउन शुगर स्टॉक्स है। फंडामेंटल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टर्न अराउंड करता है या नहीं करता है या कितना टाइम लगेगा, तो इसके वजह से ज्यादा कमेंट में नहीं करता। ठीक है, ये राय प्रसाद सर की बजाज हिंदुस्तान पे। सर, एक किटी जी का सवाल है, JSL हिसार, बहुत ही अननोन सा, लेसर नोन सा शेयर है मेरे लिए कम से कम। JSL क्या सर, ये जिंदल स्टील का ही हुआ क्या वही? अच्छा, JSL हिसार उनका BSE वाला स्टॉक हुआ। नहीं है कुछ नहीं, इसमें थोड़ा है प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ा बहुत इधर उधर स्टॉक्स है, इनके होल्डिंग्स है, बट ये कंपनी का फिलहाल तो स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है इसका जो अपसाइड का टारगेट है 193 है और उसके बाद का टारगेट रहेगा 204 और 244, तो थोड़ा बहुत ये लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये किटी जी आपके लिए राय आती हुई। प्रसाद सर, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, उनको मैं भी अच्छा लग रहा हूँ और आप भी अच्छे लग रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि आप जितने अमेजिंग लग रहे हैं या जितना फिट आप हैं, अगर कोई सर्च करे आपका नाम डाल करके और पीछे देखने की कोशिश करे, तो इतने सालों में और बहुत मामूली सा फर्क मुझे दिखता है। कम से कम आज से 10-15 साल पहले के भी आपके कुछ एक वीडियोस कुछ टीवी चैनल्स पे मैं आपको देख रहा था, तो इतने सालों से कंसिस्टेंटली आप वैसे ही दिखते हैं। और बाजार का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए ना। एलेक्स जी, बहुत सारा मार खा के एक्सपीरियंस आता है। ऑल द इज अ सेइंग है, you know, the experts have failed more number of times than the beginners have even tried. तो काफी सारे मार खा के ही, मैं कहूँगा लॉस करके ही एक्सपीरियंस आता है, विजडम आता है, नॉलेज आता है और फिर स्ट्रेटजी बनती है और फिर आप थोड़े डिसिप्लिन भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी इस सच के पैसा दिखता है तो हम लोग एडवेंचरस हो जाते हैं
इंट्राडे करो, एफ एंड ओ करो, ऑप्शंस करो, ये सब करते रहते हैं। और सबको लगता है, मुझे भी लगा था कि अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, ये वो। तो मार्केट्स आर नॉट ऑल दैट इजी। आप पैसा तो कमा लेते हैं, बट इसमें आपको पैसा कमाने से ज्यादा व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वो कंसिस्टेंटली कमाने का आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो वो सब चीज है ना, वो ट्रेडिंग, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेकुलेशन में नहीं होता है। अब एक दिन कमाओगे, एक हफ्ता कमाओगे, लेकिन बाकी के दिन में ज्यादा करके 70% ऑफ द टाइम यू विल बी मेकिंग लॉसेस। तो फिर आपको स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है। यू कम बैक करके अपने को अच्छा कुछ पावरफुल निकालना पड़ेगा। यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, टू अपग्रेड योर नॉलेज। तो ये सब प्रसाद सर, मैं वो जानना चाह रहा था कि आपने शुरुआत कैसे करी, कब करी थी, और क्या शुरू से आपको बाजार या इस तरीके के नंबर्स और ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती थी जब आप पढ़ रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे? वहां से अगर आप कुछ थोड़ा सा शेयर कर सकें कि आपकी जर्नी शेयर मार्केट की कहाँ से शुरू हुई थी और क्या क्या रहा उसके बीच में। एलेक्स जी, मैंने एमबीए किया था फाइनेंस में, और उसके बाद मैं फर्स्ट कंपनी वो जेएम फाइनेंशियल, अभी जो जेएम शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर है ना, तो वहां पे मेरा फर्स्ट कंपनी था। आई वाज अ फंडामेंटल एनालिस्ट हैंडलिंग द एनआरआई पोर्टफोलियो। और ये तभी 1990 का बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्टेड एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, देन स्विच टू टेक्निकल। टेक्निकल ज्यादा पसंद किया, फिर उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन किया, फिर वापस समझा कि भाई फंडामेंटल्स तो मांगता ही है, विदाउट फंडामेंटल इट डज नॉट वर्क। द मार्केट वर्क्स ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो अभी मैं जो स्टॉक्स चूज करता हूँ, सिलेक्शन रहता है, वो दोनों रहता है, फंडामेंटल्स भी रहता है एंड टेक्निकल भी रहता है। लेकिन जो फास्टर मूवमेंट आता है स्टॉक्स में, वो इसलिए आता है कि वो जो चार्ट का जो मैं पैटर्न ढूंढता हूँ, वो टेक्निकली ढूंढता हूँ। फिर उसमें अगर फंडामेंटल मैच कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसमें बाइंग करते हैं, नॉट ओनली टेक्निकल। ओनली टेक्निकल्स पे आप करोगे तो एफ एंड ओ करना पड़ेगा, वो हम लोग सजेस्ट नहीं करते। एंड प्योर डिलीवरी का ही काम करते, नो एफ एंड ओ, नो बैंक निफ्टी, नो इंट्राडे, कुछ वो जिनको कमाने का है ना एलेक्स जी, वो लोग बहुत कमाए और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। लेकिन इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट यू कैन इवन इमेजिन। ठीक है, तो और ये सर बहुत सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं कि आपके शेयर्स के लिए आप इतने अच्छे जो आपके कॉल्स होती हैं, आपकी रिकमेंडेशन या जिस तरीके से आप समझाते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं वो अगर आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे आपके लिए वो वाले जो कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं। तो और ये रीजन कारण क्यों मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था, और ये दर्शकों के लिए जरूरी है ये जानना कि जब हम ये शो को करते हैं, जब हम एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाते हैं, कारण क्या है, क्यों ये हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जब आप ऐसे सोचिएगा, अगर 6 महीने पहले काम शुरू किया है स्टॉक मार्केट में, आपने 3 महीने पहले, 10 दिन पहले, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो युवा लोग हैं, युवा दर्शक हैं, जो कि अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन और इस सब पे चलते वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने घर से बैठ करके इस तरीके की चीजें शुरू करी हैं। कुछ दिन काम करते हैं, उन्हें समझ में आने लगता है, भले ही नुकसान हो रहा हो, लेकिन उन्हें ये समझ में आ जाता है कि नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ये गलती करी थी, और आगे से वो चीजों से सीखते हैं। तो अगर आप कुछ दिनों में सीखते हैं, कुछ हफ्तों में सीख रहे हैं, कुछ महीनों में सीख रहे हैं, अंदाजा लगाइए। हमारे साथ में प्रसाद कुशे सर बैठे हैं, 3 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हार्डकोर स्टॉक मार्केट के अंदर का। ये एक्सपीरियंस वाला नहीं है कि जब कभी उन्होंने पहली बार चार्ट देखा था, या वाला बचपन में, और कभी कुछ उसकी बात नहीं करते हैं, वो हवा में बात नहीं है। 3 दशक से ज्यादा का प्रोफेशनल करियर है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, सीधा सीधा स्टॉक मार्केट के अंदर का। अब उनकी लर्निंग, उनके एक्सपीरियंस को तो पार आप नहीं पा सकते हैं 3 साल में भी नहीं, और 30 साल मतलब अगले 30 साल लगेंगे तब जाकर के शायद आप वो सारी चीजें कर पाए। प्लस वो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, तो वो उन कंपनीज के साथ में काम करते थे जहाँ बड़े पैमाने पे काम होता है, जहाँ बड़े फंड्स के साथ में, तो बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी हैं, सीखी हैं, करी हैं। तो उस एक्सपीरियंस से जब वो निकाल करके हमारे लिए कुछ चीजें लाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि वो 99.99% वो मदद देगी, वो फायदा देगी, वो चीजें, वो स्क्रिप्ट। ये रीजन है और ये तरीका, इसलिए हम इस कारण से हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं। ये मुनाफे का सफर इसलिए वाकई में मुनाफे का सफर बन पाता है कि हम उनसे सीख पाते हैं, और उनसे हम बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से पा जाते हैं। तो एक वो वाली जो चीजें है ना, कि वो अपने निचोड़ लेकर के अपने एक्सपीरियंस का और आपको एक प्लेटर में लगा करके सर्व कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
और बहुत सारे सवाल तो हमने लिए ही हैं, लेकिन बहुत सारे ये वाला फीडबैक है जो आज मैं चाहता था कि आपके लिए जरूर हम बात कर लें और ये भी चीज़ों को समझ सकें या देख सकें कि किस तरीके से दर्शक आपको लेते हैं और उनका प्यार, उनका आपके प्रति क्या वो है फीडबैक, और किस तरीके से उनको भी पता चले आपके बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। कुछ कहना हरी जी, चाहते? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।